चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपराधिक इतिहास के एक ऐसे खौफनाक मनोवैज्ञानिक पैटर्न को डिकोड करने वाले हैं जो सच में किसी का भी दिमाग सुन्न कर सकता है। हम उन हत्यारों की बात कर रहे हैं जो जुर्म करने के बाद बस वहां से भागते नहीं हैं, बल्कि वो जानबूझकर वारदात की जगह पर अपने पीछे एक लिखित संदेश छोड़ जाते हैं। देखिए, ये किसी क्राइम थ्रिलर का सीन नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास और आधुनिक फॉरेंसिक जांच की एक खौफनाक सच्चाई है। जब कोई अपराधी घटनास्थल पर कोई मैसेज छोड़ता है तो वो महज एक सुराग नहीं रह जाता, वो असल में उस अपराधी के दिमाग के भीतर झांकने का एक सीधा रास्ता होता है। अब जरा इस मैसेज पर गौर कीजिए। भगवान के लिए मुझे और हत्याएं करने से पहले पकड़ लो, मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। इसके अक्षरों की इस अजीब सी बनावट को देखिए, कैसे बड़े और छोटे अक्षरों को बेतरतीब तरीके से लिखा गया है। रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना। ये ठीक वही मैसेज है जो 1945 में शिकागो में एक वारदात की जगह पर दीवार पर लिपस्टिक से लिखा गया था। एक हत्यारे द्वारा मदद की ये गुहार उस समय पूरे शहर में दहशत फैलाने के लिए काफी थी, और सच कहें तो इसी एक संदेश ने आपराधिक जांच के एक पूरे युग की दिशा तय कर दी थी। भाग 1, एक आधुनिक लिपस्टिक कन्फेशन, जुलाई 2025, मध्य प्रदेश, भारत। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन नहीं, आपराधिक मनोविज्ञान के यह खौफनाक पैटर्न आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। हाल ही की इस आधुनिक घटना के क्रूर तथ्यों को ही देख लीजिए। मध्य प्रदेश के गंज बासोदा में 36 साल की रामसखी कुशवाहा और उनकी 3 साल की छोटी सी बेटी मानवी की गला घोटकर हत्या कर दी गई। इस मामले का जो संदिग्ध था, अनुज विश्वकर्मा, वो वारदात के तुरंत बाद वहां से भागा नहीं, बल्कि वो पूरी रात उन शवों के पास ही बैठा रहा, और बिल्कुल 1945 की उस पुरानी घटना की तरह उसने भी दीवार पर लिपस्टिक से अपना कबूलनामा लिख छोड़ा। इन दोनों संदेशों की अगर हम तुलना करें तो नतीजा बहुत दिलचस्प है। 2025 का ये मैसेज कहता है, मैंने उसे मार डाला, उसने मुझसे झूठ बोला, उसका किसी और के साथ संबंध था। 1946 के उस मैसेज को याद कीजिए जिसमें मदद की गुहार थी। उसके बिल्कुल उलट ये नया संदेश अपने अपराध को सही ठहराने की एक कोशिश है। ये पूरी तरह से एक व्यक्तिगत खुन्नस और अस्थिर मकसद को दर्शाता है जो आपसी रिश्तों की कड़वाहट से पैदा हुआ था। अगर हम इन दोनों युगों की जांच के तरीकों पर नजर डालें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। बाईं ओर 2025 की आधुनिक सच्चाई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, कोई सीसीटीवी नहीं है, कोई बात नहीं, वे सीधे दीवार पर लिखे उस लिपस्टिक मैसेज का इस्तेमाल करते हैं, तुरंत फोरेंसिक टाइमलाइन का मिलान करते हैं और बहुत ही तेजी से गिरफ्तारी हो जाती है। अब दाईं ओर देखिए, 1940 के दशक की सच्चाई। कोई ठोस फोरेंसिक तकनीक नहीं थी, चारों तरफ फैली अराजकता, मनगढ़ंत प्रोफाइलिंग और संदिग्धों पर भारी दबाव डालकर लिए गए कबूलानामे ही उस दौर का सच थे। भाग 2, असली लिपस्टिक किलर, शिकागो का आतंक का राज, 1945 से 1946। उस समय शिकागो में असल में क्या चल रहा था, आइए उसे समझते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। जून 1945 में जोसेफिन रॉस की हत्या होती है। कुछ महीने बाद दिसंबर 1945 में फ्रांसिस ब्राउन को मारा जाता है, और वहीं वो मशहूर लिपस्टिक मैसेज दीवार पर मिलता है। आतंक यही नहीं रुकता। जनवरी 1946 में 6 साल की बच्ची सुजैन डेगनन का अपहरण किया जाता है और बेहद क्रूरता से उसके शरीर के टुकड़े कर दिए जाते हैं। पूरा शहर खौफ में जी रहा था। आखिरकार जून 1946 में एक 17 साल के लड़के विलियम हेरिंस को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी गिरफ्तारी इन हत्याओं के लिए नहीं, बल्कि एक मामूली चोरी के प्रयास के मामले में हुई थी। हेरेंस पर बात करने से पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 370। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये उन संदिग्धों की सटीक संख्या है जिनसे पुलिस ने अप्रैल 1946 तक पूछताछ की और फिर सबूत न मिलने पर रिहा कर दिया। ये नंबर हमें साफ तौर पर दिखाता है कि उस समय पुलिस पर जनता और नेताओं का कितना भयानक दबाव था। वे किसी भी को बस किसी भी तरह से इस जुर्म का दोषी ठहराना चाहते थे। भाग 3, ट्रुथ सीरम और जबरदस्ती, विलियम हेरिंस की पूछताछ। अब जो हुआ, सच कहूं तो वो किसी को भी विचलित कर सकता है। पूछताछ के ये तरीके हजम कर पाना बहुत मुश्किल है। पहला कदम, हेरिंस से लगातार 6 दिनों तक दिन रात पूछताछ की गई। उसे भूखा रखा गया और बुरी तरह पीटा गया। दूसरा कदम, उसे बिना किसी वारंट के सोडियम पेंटोथल का इंजेक्शन दिया गया। और तीसरा कदम, बिना किसी एनेस्थीसिया के उसका लंबर पंचर किया गया, यानी रीढ़ की हड्डी से तरल पदार्थ निकालने की बेहद दर्दनाक प्रक्रिया। ये खौफनाक सिलसिला साफ दिखाता है कि जब सिस्टम हताश हो जाता है तो कानूनी प्रक्रिया किस तरह पूरी तरह से ताक पर रख दी जाती है। और हाँ, ये मत भूलिए कि हेरिंस उस वक्त महज 17 साल का एक बच्चा था। अब ये ट्रूथ सीरम क्या बला है? असल में ये सोडियम पेंटोथैल नाम की दवा है। उस जमाने में इसे ट्रूथ सीरम कहकर बुलाया जाता था, जैसे कोई जादू हो। लेकिन आज के वैज्ञानिक ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये कोई सच बाहर नहीं निकालता, बल्कि इसके प्रभाव में व्यक्ति वही बोलने लगता है जो उससे कहलवाया जाना हो। इसे अत्यधिक सुझावशीलता कहते हैं। पुलिस का दावा था कि इस दवा के असर में हेरिंस ने जॉर्ज मुरमन नाम के एक दूसरे व्यक्तित्व को सामने लाया और उस पर सारा दोष मढ़ दिया। हालांकि बाद में खुद एक डॉक्टर ने यह कबूल किया कि दवा के प्रभाव में भी हेरिंस ने कभी खुद को इन हत्याओं में शामिल नहीं बताया था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर उसने हत्याएं नहीं की थीं तो फिर उसने अपना जुर्म कबूल क्यों किया? उसका ये बयान सब कुछ शीशे की तरह साफ कर देता है। मैंने अपनी जान बचाने के लिए कबूल किया। हकीकत ये थी कि अभियोजकों ने उसे सीधी धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर वो मुकदमे में गया तो उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर मौत की सजा दी जाएगी। उसने महज अपनी जान बचाने के लिए 3 उम्र कैद की सजा के समझौते को मान लिया। एक ऐसा समझौता जो खुद उसके बचाव पक्ष के वकीलों और अभियोजन पक्ष ने मिलकर तैयार किया था। भाग 4,
1946 के सबूतों का विश्लेषण, हेरन्स के खिलाफ मामले में दरारें। अब हम इस मामले के सबूतों पर आते हैं। 1946 के पुलिस दावों और बाद के विशेषज्ञों की रिपोर्ट के बीच की तुलना देखिए, सच में आंखें खुलने वाली है। पुलिस का दावा था कि दीवार की लिखावट हेरन्स की लिखावट से बिल्कुल मेल खाती थी, लेकिन असलियत एफबीआई और स्वतंत्र विशेषज्ञों को उनमें कोई भी समानता नहीं मिली। फिरौती के नोट पर मिले फिंगरप्रिंट को लेकर कहा गया कि वो 9 बिंदुओं पर हेरन्स से मैच खाता है, लेकिन उस सबूत को सुरक्षित रखने का पूरा तरीका ही सवालों के घेरे में था। और उस दरवाजे के फ्रेम पर मिले खून से सने फिंगरप्रिंट का क्या? विशेषज्ञों ने बाद में बताया कि वो किसी प्राकृतिक निशान जैसा नहीं, बल्कि बिल्कुल पुलिस स्टेशन में लिए जाने वाले रोल्ड फिंगरप्रिंट जैसा दिखता था। यहीं से इस पूरे मामले की नींव हिलती हुई साफ नजर आती है। और खामियों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, उस वक्त पत्रकार शाब्दिक रूप से मूल सबूतों को अपने नंगे हाथों से छू रहे थे। कस्टडी की पूरी चेन ही नष्ट हो गई थी। हेरेन्स के कबूलनामे और अपराध के वास्तविक तथ्यों के बीच एक दो नहीं, बल्कि पूरे 29 अंतर पाए गए। फिंगरप्रिंट का मिलान भी जादुई रूप से तभी सामने आया जब पुलिस शुरुआती बयानों में उसे क्लीन चिट दे चुकी थी। सबसे बड़ी बात, रिचर्ड रसल थॉमस जैसे बेहद मजबूत संदिग्ध को जांच से पूरी तरह खारिज कर दिया गया, जिसका जबरन वसूली का इतिहास था और जिसने अपराध कबूल भी कर लिया था। भाग 5, न्याय का विकास, जबरदस्ती से फोरेंसिक तक। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गंभीर और दुखद सच्चाई की ओर ले जाती हैं। विलियम हेरन्स का साल 2012 में निधन हो गया। उसने अपनी जिंदगी के 65 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए और वो इलिनॉइस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाला कैदी बन गया। उन सभी दशकों के दौरान आखिरी सांस तक उसने हमेशा यही कहा कि वो निर्दोष है और उसका कबूलनामा जबरदस्ती लिया गया था। इतिहास की इन गलतियों को देखकर यह समझना मुश्किल नहीं है कि आपराधिक जांच के तरीके अब कितने बदल चुके हैं। आज हम न्याय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव देखते हैं। एक तरफ वो पुरानी व्यवस्था थी जो किसी संदिग्ध से जुर्म कबूल करवाने के लिए भयानक यातनाओं और उस संदिग्ध ट्रूथ सीरम पर निर्भर थी, और दूसरी तरफ हमारी आज की आधुनिक सच्चाई है। आज दबाव में लिए गए कबूलनामे के खिलाफ सुरक्षा ही हमारे कानून का सबसे मजबूत आधार है। आज के मामले ठोस सबूतों और फोरेंसिक के जरिए सुलझाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इस एक्सप्लेनर की शुरुआत में मध्य प्रदेश वाला मामला देखा था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने है। जरा सोचिए, आधुनिक फोरेंसिक जांच के साथ क्या असली लिपस्टिक किलर को आज दोषी ठहराया जाता या वो बरी हो जाता? अगर इन्हीं सबूतों की आज के दौर में जांच की जाती तो क्या विलियम हेरन्स 65 साल एक सेल में बिताता? यह हम सबको याद दिलाता है कि न्याय प्रणाली में उचित प्रक्रिया क्यों इतनी मायने रखती है और इतिहास के इन पन्नों का बोझ आज भी कितना भारी है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए सोचने का एक नया नजरिया लेकर आया होगा।